हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आसिम अब्बास। आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। जैसा कि हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में डिस्फेजिया को एक्सप्लेन किया और वन बाय वन हर पॉइंट को डिस्कस किया, इसी तरह हम इस स्लाइड में भी एक क्लिनिकल केस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लिखेंगे। A 55-year-old male presents with long-standing gastric reflex, dysphagia, and chest pain. He says it comes on gradually and initially only noticed it with solid food, but more recently has been having symptoms of soft food also. Barium swallow shows irregular narrowing of the mid-thoracic esophagus with the proximal shouldering. So what is the single most likely diagnosis? Our first option is achalasia. Second option is esophageal spasm. Third option is gastroesophageal reflux disease. And fourth option is esophageal carcinoma. So let's discuss first dysphagia. This means difficulty, phagia means swallowing. During swallowing, any difficulty we feel is called dysphagia. First of all, we divide dysphagia in major into two types, oral dysphagia and esophageal dysphagia. ओरल डिस्फेजिया में हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे पास माउथ, लिप और टंग का प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास ओरल मीन ओरल कैविटी में भी जो चीजें आती हैं हमारे पास उन्हीं में प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया में जो प्रॉब्लम होता है मेनली वो हमारे पास बॉडी ऑफ इसोफेगस में प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमारे पास लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमारे पास कार्डिया ऑफ स्टोमक में प्रॉब्लम हो सकता है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में हमारे पास नैरो हो सकता है। कार्डिया ऑफ स्टोमक में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कार्डिया ऑफ स्टोमक वो पार्ट है जो स्टोमक को किससे मिलाता है? इसोफेगस से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंजियल डिस्फेजिया। फेरिंजियल डिस्फेजिया इज द पार्ट ऑफ ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया, हम इसको कहते हैं। फेरिंजियल डिस्फेजिया मतलब फेरिंग्स में कोई मसला है, तो क्या है? फेरिंजियल डिस्फेजिया। उसके बाद हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम कह देते हैं हमें स्ट्रोक हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ पेशेंट आ सकता है, पार्किंसन डिजीज के साथ आ सकता है, मायोसाइटिस के साथ आ सकता है, हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ पेशेंट आ सकता है। दीज आर सम इंक्लूडेड इन ओरल डिस्फेजिया। लेकिन इसोफेजियल डिस्फेजिया में हमारे पास क्या होता है? इसोफेजियल डिस्फेजिया हमारे पास मैकेनिकल भी हो सकती है और मोटिलिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है। मैकेनिकल और मोटिलिटी का मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बताया है, तो अगर आप वो वीडियो देख लें तो यहाँ पे आपको क्लियरली उसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं चलो इशारा देता जाता हूँ। मैकेनिकल जो होती है ना, मैकेनिकल मोटिलिटी, मैकेनिकल और मोटिलिटी प्रॉब्लम। मोटिलिटी में क्या होता है? बिल्कुल मोटिलिटी होती ही नहीं है। लेकिन मैकेनिकल में क्या होता है? कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट हुई होती है, स्टक हुई होती है। वो स्टक होती है लेकिन मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी होती है, फूड नीचे मूव करती है, लिक्विड नीचे मूव करता है। जब नीचे मूव करता है तो आगे वो चीज़ स्टक हुई होती है, तो फिर वो खुराक वापस जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से मेगा एसोफेगस हो जाती है। और अगर हमारे पास मोटिलिटी प्रॉब्लम हो तो मोटिलिटी प्रॉब्लम में ये सीन बिल्कुल नहीं होता। मोटिलिटी प्रॉब्लम में असलन बिल्कुल मूवमेंट होती नहीं है, जिसकी वजह से फूड आगे मूव ही नहीं करती। और हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया में बाकी भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्लेजिया आ जाता है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म आ जाता है, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर आ जाता है, इसोफेजियल रिंग आ जाता है। तो इन सेपरेट सेपरेट टॉपिक पे मैंने पिछले वीडियो बनाई है, तो कोशिश करें कि वो वीडियो देख लें, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। इसोफेजियल डिस्फेजिया, इसोफेजियल डिस्फेजिया में अभी हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड फूड का अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पास कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं? या तो रिंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है या हमारे पास वेब्स हो सकती हैं। अगर वेब्स हुई तो हमारे पास प्लमर विंसन सिंड्रोम हो सकती है। प्लमर विंसन में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम पूछेंगे पेशेंट को, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो ये है, हम पेशेंट से पूछेंगे क्या ये मसला आपको कभी-कभी होता है या आपको लगातार होता है? अगर तो उसको लगातार होता है तो हमारा डाउट, हमारा शक जाना चाहिए किसकी तरफ? कार्सिनोमा और पेप्टिक स्ट्रक्चर की तरफ। लेकिन अगर उसको कभी-कभी हो रहा है तो फिर हमारा शक वेब्स और रिंग्स की तरफ, प्लमर विंसन सिंड्रोम की तरफ जाना चाहिए। तो अगर पेशेंट को कार्सिनोमा है तो कार्सिनोमा में क्या हो सकता है? हमारे पास मेनली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कि अपर 2/3 पार्ट में होता है, और एडिनोकार्सिनोमा जो कि हमारे पास लोअर 1/3 पार्ट में होता है। पेशेंट की एज बहुत मैटर करती है। हमेशा कार्सिनोमा जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, एज ज़्यादा होती है। वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस रैपिडली वेट लॉस होगा। पेप्टिक स्ट्रक्चर
पेप्टिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास क्रोनिक हार्ट बर्न और लेकिन वेट लॉस भी होता है। वेट लॉस इस तरह नहीं होता जिस तरह हमारे पास प्रोग्रेसिव में होता है। अभी अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको 2 रिंग्स नज़र आ रही हैं, एक मस्कुलर रिंग है, तो देखें कि किस तरह हमारे पास लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को क्या कर रही हैं, नैरो कर रही हैं, जिसकी वजह से फूड ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है और वापस जाना शुरू हो जाती है। अभी ये है कि हमारे पास जो सॉलिड फूड का प्रॉब्लम होता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको मैंने कहा है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं, बिनाइन स्ट्रक्चर और मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर। बिनाइन में क्या होता है और मैलिग्नेंट में क्या होता है? बिनाइन में हमारे पास लॉन्ग सेगमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन मैलिग्नेंट में हमारे पास शॉर्ट सेगमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और बिनाइन में हमारे पास कंसेंट्रिक एंड स्मूथ टैपिंग होती है, लेकिन हमारे पास मैलिग्नेंट में इसेंट्रिक और इरेगुलर नैरोइंग होती है। और बिनाइन में हमारे पास नो शोल्डरिंग, बट इन मैलिग्नेंट वी हैव अ शोल्डरिंग। In benign, no mucosal irregularity, but in malignant we have mucosal irregularity. अभी हम क्लिनिकल केस को देखें और फिर हम यहाँ से जो की पॉइंट हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उनको देखकर अपना डायग्नोसिस बनाएं। अभी हम देखेंगे सबसे पहले पेशेंट को क्या सॉलिड का प्रॉब्लम है या सॉलिड और लिक्विड दोनों का प्रॉब्लम है। अगर सॉलिड का प्रॉब्लम है तो ग्रेजुअली वो उसने लिक्विड की तरफ आराम-आराम से फिर लिक्विड का भी प्रॉब्लम हो गया है या एट अ टाइम उसको सॉलिड और लिक्विड का प्रॉब्लम है। ये 2 चीज़ें हम देखेंगे, इसकी बेस पे हम डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट को सॉलिड का प्रॉब्लम है या सॉलिड और लिक्विड दोनों का प्रॉब्लम है। तो ये कह रहे हैं कि पेशेंट को सबसे पहले सॉलिड का प्रॉब्लम था, रिसेंटली हैज़ बीन हैविंग सिम्पटम्स विद सॉफ्ट फूड आल्सो, फिर उसके बाद उसको लिक्विड वगैरह का भी प्रॉब्लम हो गया है। तो पेशेंट क्या है, सॉलिड टू लिक्विड गया है। तो सॉलिड टू लिक्विड कौन-सा पेशेंट जाता है, इसको मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। उसके बाद पेशेंट की एज देखेंगे, एज की बेस पे हम डिसाइड करेंगे क्या पेशेंट को क्या पेशेंट को हमारे पास रिंग्स और वेब्स का प्रॉब्लम है, क्या पेशेंट को कार्सिनोमा है, क्या पेशेंट को पेप्टिक स्ट्रक्चर है और हम सिम्पटम्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एज देखी, एज उसकी बहुत ज़्यादा है, 55 ईयर ओल्ड है पेशेंट, तो एज ज़्यादा है और पेशेंट को गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी है, डिस्फेजिया भी है, चेस्ट पेन भी है, सॉलिड से उसने मूव किया है रैपिडली हमारे पास लिक्विड की तरफ, लिक्विड का भी प्रॉब्लम हो गया उसको। तो ये क्या है, ये हमारे पास हमें दिखा रहा है कि पेशेंट को क्या है, कोई कार्सिनोमा वगैरह है। और उसके बाद इसने बोला है कि उसको प्रॉक्सिमल शोल्डरिंग भी है पेशेंट को, esophagus with proximal shouldering. So these are the some points which point out toward the esophageal carcinoma. So what is the single most likely diagnosis? Achalasia, esophageal spasm, gastroesophageal reflux disease, esophageal carcinoma. So our answer is esophageal carcinoma. So this is the explanation of our clinical case, the progressive nature of symptoms, first solid and then it moves towards liquid. So this is called solid to liquid mechanical obstruction. Suggest a growing obstruction. Obstruction क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। पहले सॉलिड का प्रॉब्लम था कुछ दिन पहले और फिर दोबारा से आ गया। अभी पेशेंट कह रहा है कि मुझे लिक्विड में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका मतलब है उसको कुछ चीज़ ऐसी है जो उसको रैपिडली इसकी तरफ मूव कर रही है और वो चीज़ क्या है? कैंसर है। Which point to a diagnosis of esophageal malignancy. अभी एक्लेजिया जो पेशेंट होता है would present with inability to swallow both liquid and solid from the outside. क्या होता है हमारे पास एक्लेजिया के पेशेंट में हमारे पास लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो क्या होता है उसकी नैरोनेस हुई होती है, वो रिलैक्स नहीं हो पाता। जब वो रिलैक्स नहीं हो पाता तो हमारे पास एक्लेजिया में रिगर्गिटेशन ऑफ फूड भी होती है। एक्लेजिया में हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकती है, मेगा एसोफेगस भी होती है और एक्लेजिया में हमारे पास एट अ टाइम उसको दोनों का प्रॉब्लम होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का एट अ टाइम होता है। लेकिन इसमें पेशेंट क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ सिम्पटम्स होती हैं पेशेंट की। पेशेंट मूव करता है सॉलिड टू लिक्विड। दिस इज एसोफेजियल कार्सिनोमा। अभी हम इसको डायग्नोज किस तरह करेंगे और इसका ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोज के लिए बेरियम स्वालो जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं, उसके बाद बेरियम स्वालो ये देख लें, ये बेरियम स्वालो। उसके बाद एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी ये भी हम करेंगे, ये हमारे पास एंडोस्कोपी और बायोप्सी। सीटी स्कैन करेंगे मेटास्टेसिस देखने के लिए। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, स्प्रेड टू द लंग्स, ये देखेंगे कि हमारे पास लंग्स की तरफ तो मूव नहीं कर गया, क्योंकि लंग्स की तरफ अगर मूव कर गया तो हमारे पास फिर पल्मोनरी सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएंगे।
तो इसके लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सर्जरी करेंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, कीमो के लिए हम क्या करते हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल, और हमारे पास सर्जरी और रेडिएशन से हम इसका ट्रीटमेंट करें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।